हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि भले चंगे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अजीत चरण, स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की। पॉलिटी में हम पढ़ा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हमारा बन रहा था। ठीक है, तो हमने चर्चा किया था इस पॉइंट तक कि हमारा जो ड्राफ्टिंग कमीटिंग था, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा प्रारूप तैयार हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी, है ना। तो उसके लिए एक हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ये डेट याद रख लीजिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, मैं डेट लिखवा देता हूँ, है ना। इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है। मैं डेट लिखवाता हूँ, थोड़ा इसको बारीक कर लूँ, मैं थोड़ा लिखवाता हूँ, ठीक है। तो डेट ये जो है 29 अगस्त, 29 अगस्त यानी 29 अगस्त, है ना। अगस्त की बात है ना, AUG अगस्त की बात है। ये ईयर है 1947, ठीक है। ये डेट है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप होता है, यानी सेटअप होता है। सेटअप मीन्स बनता है ना, रूप में आता है। सेटअप मतलब शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है? तो एज ए ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में। ये इस समय कॉन्स्टिट्यूशन ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होती है ना, असेंबली क्या होती है? ASSEMBLY असेंबली क्या होती है? ड्राफ्टिंग, DRAFTING, ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में, COMMITI कमेटी के रूप में ये बनती है ना। तो ये डेट याद रखिए, डेट मैंने डिस्कस कर दिया है। 29 अगस्त 1947 को असेंबली का बात फाइनल होता है और उसके बाद शुरू होती है क्या? एक ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में, यानी असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में सामने आती है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी ड्राफ्टिंग क्या है? ड्राफ्ट, पहले ड्राफ्टिंग टर्म को मैं क्लियर कर दूं। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है जब हम कोई बुक लिखते हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग मतलब कैसे कैसे बुक बनेगा, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, क्योंकि बहुत बड़ा काम था ना, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था। सिर्फ लिखने की बात नहीं थी, कोई भी बुक लिखी जा सकती है। बुक लिखने के लिए कोई इतना पेचीदा काम थोड़ी नहीं है। लेकिन वो था क्या कि देश का नीति निर्धारण करने की बात हो रही थी, कैसे चलेगा, ठीक है। तो लोगों की राय मशविरा, है ना, सारी जनता का ख्याल, इसके लेकर के हर काम क्या किया जाता था? एक कमेटी बना करके उसमें डिस्कशन करके किया जाता था। तो असेंबली जब बनी तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी पहले बनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग मतलब कैसे कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें, इसके लिए एक कमेटी बनी। तो उसके लिए चेयरमैन किसको, इस मतलब हर कमेटी जब बनती थी ना, तो उसको लिए एक हेड व्यक्ति को चुन लिया जाता था, जिसको कहा जाते थे कि इस कमेटी का एक चेयरमैन है, ठीक है। तो उसके लिए चेयरमैन जो बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का, उसका BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन यहां पर नोट करा देता हूं। चेयरमैन कौन बने? चेयरमैन, चेयरमैन कौन बने ड्राफ्टिंग कमेटी का? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन बने? BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, 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 है ना। तो BR अम्बेडकर को क्या किया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? यानी कि ये डेट आप याद रखिएगा, है ना। प्रॉपर ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके लिए किस लिए कि आप ड्राफ्ट कीजिए। ड्राफ्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रारूप तैयार कीजिए। ड्राफ्ट मतलब कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अम्बेडकर को बना। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम करते हैं, अगली चर्चा होती है ना, इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट मतलब, इनैक्ट मीन्स क्या होता है? इनैक्ट शब्द का मतलब क्या होता है? इनैक्ट, एक्ट से इनैक्ट बना है, यानी एक्ट करना, है ना। इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट मतलब फोर्स में लाना, यानी उसको लागू कर देना। तो इनैक्ट कैसे होगा, कैसे काम करेगा? कहते हैं ना कि इनैक्ट कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा, किस तरह से वर्क करेगा, है ना।
उसकी बात, उसकी चर्चा कर देते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, बन करके तो तैयार मैंने बता दिया था कि हो गया था, उसके बाद अडॉप्टेड ऑन, ए अडॉप्ट मतलब इसको स्वीकार कर लिया गया, सब लोग जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सबने स्वीकार किया। ये डेट याद रखिएगा, अडॉप्ट का डेट, अडॉप्ट मीन्स अपने अंगीकरण कर लेना, ADOPT, अडॉप्ट, अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया कब, तो डेट याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, है ना, 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया, यानी सारे लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। एंड द ऑनरेबल मेंबर ऑफ मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर ऑन दैट, और अडॉप्ट करने की प्रक्रिया कैसे हुई, तो जितने भी मेंबर थे, सारे मेंबर्स कौन कौन थे, तो बहुत सारे मेंबर्स थे। हर हुआ ये था कि एक जिस तरह से इलेक्शन होता है ना, उसी तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन पहले एरिया बना हुआ था, तो रियासत में बना हुआ था, जमींदारी एरिया में बना हुआ था, तो अलग अलग क्षेत्र से सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो सब लोग मिल करके जितने भी मेंबर बने थे, लगभग 290 से ज़्यादा लोग थे, है ना, सबका सिग्नेचर किया गया, है ना। जब बन करके तैयार हुआ तो सब ने क्या किया, एक पेपर पर सिग्नेचर किया कि हाँ हम अब अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से सारे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने सिग्नेचर किया, है ना, क्या किया, सिग्नेचर किया, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, ऑन दैट, है ना, ऑन दैट डे, इस डेट को, डेट याद रखिएगा 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी नहीं, नवंबर, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि सारे मेंबर्स ने मिलकर उसको अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने की प्रक्रिया में यह हुआ कि सारे मेंबर्स ने इस पर कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्टेशन पेपर पर साइन किया, ठीक है, सिग्नेचर किया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब कहते हैं कि इन ऑल, अब इसमें दिया हुआ है नंबर 290, में कह रहा था 284 थे, 200 कितने मेंबर्स थे, तो 284 मेंबर्स थे। ठीक है, इतने मेंबर्स ने उस पर सिग्नेचर किया। ठीक है ना। मेंबर्स एक्चुअली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल जो लोगों की संख्या थी, जो सारे लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर और प्रोविंसी से आए हुए लोग, सब मिलकर के जो टोटल संख्या थी, वो टोटल संख्या सब मिलकर के 284 लोगों ने उस पर सिग्नेचर किया। 26 नवंबर 1949 की बात है, यानी कि ए डेट आप याद रखिएगा, है ना। इज ऑल्सो मेंशन्ड द प्रीएम्बल एज द डेट ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, और इसी दिन प्रीएम्बल बना। प्रीएम्बल मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जब खोलेंगे तो पहला पेज प्रीएम्बल होता है। यानी प्रीएम्बल मतलब हम उसमें क्या मुख्य बात कहेंगे उस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पहली पेज पर लिखी जाती है ना। तो पहली पेज पर प्रीएम्बल लिखा गया, है ना। प्रीएम्बल एज डेट, उसी डेट को कब लिखा गया प्रीएम्बल, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल किस तारीख को लिखी गई थी। तो जिस तारीख को सिग्नेचर कर रहे थे लोग, उसी दिन एक पेज का प्रीएम्बल लिखा गया। ठीक है ना, प्रीएम्बल लिखा गया, वो 26 नवंबर 1949 का डेट था, है ना। तो पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, और इस तरह से माना गया उसके तरफ से, क्योंकि सब रिप्रेजेंटेटिव थे पीपल का, तो रिप्रेजेंटेटिव ने जब स्वीकार कर लिया, इसका मतलब पीपल ने स्वीकार कर लिया, तो उस पर लिखा गया कि पीपल ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड इट, अडॉप्टेड इट। ठीक है ना। इनएक्टेड एंड एक्सेप्ट ही करता है, इनएक्ट भी करता है, एंड गेव देमसेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ऊपर लागू करता है, यानी अपने खुद को सौंपता है। कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन किसको सौंपा जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन जनता ने बनाई, जनता ने खुद को सौंपा, है ना, यही बात कही गई। कॉन्स्टिट्यूशन केम इन द फोर्स, अब ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हो गया, अडॉप्ट हो गया, लेकिन केम इन फोर्स, अब ये इन्फोर्समेंट जो मैंने बात किया था कि बन करके तैयार हो गया, अडॉप्ट हो गया,
अब इन्फोर्समेंट, जब कोई चीज बन के तैयार होता है तो फिर उसको इन्फोर्स किया जाता है, यानी लागू किया जाता है। तो इन्फोर्समेंट का मतलब है लागू करना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात है जिसकी चर्चा मैं करता हूं, ये भी एक डेट है कि इन्फोर्समेंट कब हुआ। ये तो सब लोगों ने सिग्नेचर करके उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इन्फोर्समेंट का था क्या, 26 जनवरी, है ना। ये डेट लिखिएगा 26 जैन, कब था, 1950, है ना, 1950 में क्या हुआ, इन्फोर्स किया गया। इन्फोर्स मतलब लागू कर दिया गया, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारतीय लोगों पर अब लागू होता है। किस तारीख से, तो 26 जनवरी 1950 से, यानी 26 जनवरी 1950 से इन्फोर्स हो गया। ये 26 जनवरी को क्यों, जब बन के तैयार हुआ था कब, नवंबर में जब बन के तैयार हुआ तो जनवरी तक इंतजार क्यों किया लोगों ने। 26 नवंबर को जब तैयार था तो 26 नवंबर को ही इन्फोर्स कर दिया जाना चाहिए। बात ये हुई थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसको एक सेलिब्रेट करना था, एक उत्सव के रूप में मनाना था जिस दिन वो इन्फोर्स होता। तो उस सेलिब्रेशन के लिए एक डेट, तारीख तय की जाती है 26 जनवरी 1950। ये तारीख क्यों तय की जाती है, यही तारीख क्यों, कोई दूसरी तारीख क्यों नहीं। तो 26 जनवरी 1930 की कहानी आती है। थोड़ा सा हिस्ट्री में बैक जाते हैं और हम चर्चा करते हैं। 26 जनवरी 1930 को, इसी तारीख को 1930 की बात हो रही है, 1930 की बात हो रही है, यानी 20 साल पहले की बात करते हैं। 20 साल पहले इसी दिन, यानी 26 जनवरी के दिन ही, 26 जनवरी के दिन ही 20 साल पहले यानी 1930 में पूर्ण स्वराज का डिमांड हुआ था, यानी कि हम अपना स्वराज, अपना राज खुद चलाएंगे। तो बहुत सारा आंदोलन चला था उस दिन। हमारा झंडा, तिरंगा झंडा उसी दिन, यानी 26 जनवरी 1930, लिख लीजिए ये डेट भी कि 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 1930 को हम लोग जो आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे वो पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस, कंप्लीट सेल्फ गवर्नेंस, यानी पूर्ण स्वराज, स्वराज, है ना, एक पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और उस दिन हमारा जो तिरंगा झंडा जो लहराते हैं, तो 26 जनवरी 1930 को ही ये तिरंगा झंडा जो आज आप देख रहे हैं, इस कलर के, इस डिजाइन का झंडा उसी दिन फहराया गया था, हमारे आंदोलनकारियों ने फहराया था। और होता यह था कि पूर्ण स्वराज क्यों मांग किया गया, क्योंकि जब भी आंदोलन बढ़ता था तो वहां की महारानी कुछ लिबर्टी दे देती थी, तो थोड़ी सी आजादी दे देती थी, चलो एक काम कर लो। तो ऐसे में क्या होता था कि 26 जनवरी को हमारे आंदोलनकारियों ने क्या कहा कि हमें अब थोड़े थोड़े में काम नहीं चलेगा, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसी कारण से उस दिन जब झंडा बना था, फिर उसी झंडे को लागू करना था, तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार कर लिया लोगों ने, कहा कि उसी दिन फिर हम क्या करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्फोर्स करते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को झंडा भी फहरा और उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम पर लागू हुआ। यानी हर 26 जनवरी जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो डे क्या कौन सा होता है, वो दिन यही होता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मेमोराइज करते हैं, उसको कमेमोरेट करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आ रही बात। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग की गई, मैंने डेट लिखवा दिया, ये लिखेगा 26 जनवरी 1930 की बात है ना। तो ये सारी चीजें मैंने कर दी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या चर्चा है। अगली चर्चा जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में जब बन रहा था तो कमिटी में काम, मैंने बताया ना कि कमिटी बनती थी, और कमिटी जो बनती थी उसमें एक व्यक्ति को प्रधान बना दिया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी, जिस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा प्रक्रिया चल रहा था, तो उस समय बहुत सारे लोग थे, मैंने बताया 284 लोग थे। तो 284 लोग में से क्या सब लोग मिलकर के एक साथ पेन पेपर लेकर के बैठे हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा था कि हर काम को बांट दिया गया था, और बांट करके हर काम के लिए
एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में यानी चेयरमैन के रूप में चुन लिया गया था। तो वो चर्चा करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बन रही थी तो कौन कौन सा तो मेजर कमेटी बनाया गया था और उस कमेटी के चेयरमैन कौन, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछता है कि कौन सी कमेटी के चेयरमैन कौन थे। चेयरमैन मतलब उनकी अध्यक्षता में उस कमेटी में एक काम हो रहा था, पर्टिकुलर काम। ठीक है, तो यहां पर हम चर्चा करते हैं मेजर कमेटी, कुछ कमेटी की चर्चा करते हैं जिसमें सबसे पहले तो ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी मैंने कहा था ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मैंने पहले ही चर्चा कर दिया। आपको अभी याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन B.R. अम्बेडकर, है ना, ये रखिएगा नाम B.R. अम्बेडकर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा उनका काम दे दिया क्या कि बुक कैसे कैसे होगा। तो बहुत सारे लोग अपनी राय मशविरा देने लगे, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन कोई एक व्यक्ति होगा ना जो कि हाँ भैया सबकी बात सुन के ये फाइनल निकालेंगे कि ऐसे बनेगा, तो उसके लेकर के एक चेयरमैन बनाया गया। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन बने? B.R. अम्बेडकर। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, है ना, तो इसका आंसर होता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दूसरा है यूनियन पावर कमेटी, है ना, यूनियन पावर कमेटी, है ना, ये एक टर्म देख लीजिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो यूनियन क्या का है? यूनियन, है ना, ग्रुप मतलब सोवरेन ऑफ स्टेट को कहते हैं, बहुत सारे स्टेट मिलकर के एक राष्ट्र बनेगा। तो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी में किनको रखा गया है? यूनियन पावर यानी सारा यूनियन बना कि अब हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसकी कमेटी क्या क्या यूनियन के लिए लिखा जाएगा, क्या बनेगा, उसके लिए यूनियन पावर कमेटी बनाई गई। यानी कि यूनियन पावर कमेटी हमारे नेशन के लिए क्या क्या पावर होगा। तो सब लोग, जितने भी 84 लोग थे, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू को यूनियन पावर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, यानी चेयरमैन बनाया गया। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन B.R. अम्बेडकर, दूसरा यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर नहीं जवाहरलाल नेहरू। अगला एक और कमेटी था, है ना, जिसका नाम था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, है ना, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। उसी संविधान असेंबली में एक और कमेटी बनी जिसको कहा गया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो उनको फिर उस कमेटी के भी अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 3 काम हो रहा था। एक तो काम हो रहा था यूनियन पावर कमेटी के मेन हेड वो थे, दूसरा काम क्या हो रहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड वो थे, तीसरा एक काम और जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, शायद मैं यहां चर्चा कर देता हूं, स्टेट कमेटी। यानी हमारे स्टेट का मिला जुला, है ना, संघ ये राज है ना, यानी छोटे छोटे स्टेट से मिलकर के हमारा देश बना है। तो इसके लिए एक कमेटी बनी थी कि हर स्टेट वाले का क्या राइट होगा, क्या रेगुलेशन होगा, तो उसके कैसे बन लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, कैसे तैयार किया जाएगा। तो उस कमेटी के भी अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू को 3 कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। एक था यूनियन पावर कमेटी, दूसरा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तीसरा स्टेट कमेटी। 3 ध्यान रखिएगा, 3 कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगली बात आती है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल क्या होता है? प्रोविंशियल टर्म आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा या आ रहा होगा, मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रोविंशियल का मतलब होता था कि उस समय जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो हमारा देश प्रोविंसेस में बटा हुआ था, है ना, अलग अलग प्रोविंसेस में, है ना। तो प्रोविंसेस की बात जब हम कर रहे हैं तो प्रोविंशियल, अब यहां पर आती है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो जितने भी प्रोविंशियल थे तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उनमें से कौन कौन सा सदस्य आया, कौन से प्रोविंस से क्या आया, उनकी राय मशविरा क्या है, इसको देखने के लिए सारे प्रोविंस से जितने भी लोग आए थे उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इस सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक कमेटी क्यों दी गई, थोड़ी सी बात मैं चर्चा करता हूं। जब आजाद हुआ ना देश,
तो यहाँ पर डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा थी, यानी कि अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग रहन सहन के, अलग अलग सोच के लोग भारत में थे। तो ऐसे में एक राष्ट्र बनाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस समय जब आज़ाद भारत हुआ था तो पूरे भारत में जो लोगों की रियासतें थी वो 565 रियासतें थी, यानी 565 देश एक तरह से कह लें, छोटे छोटे, समझे। तो अब इन चीज़ों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें क्या था उसी की बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही एक वर्ग दिया गया था कि आप इन सब लोगों को जोड़ करके मनाइए कि एक हमारा राष्ट्र एक ही रहेगा, ये 565 देश नहीं बनेगा। तो इसीलिए इनकी प्रभाव से, इनका ऐसी पर्सनालिटी थी जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक तैयार होने के लिए राजी हुए लोग, और इसका क्रेज सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। अब इसीलिए जो प्रोविंशियल थी ना, प्रोविंसी, उसी प्रोविंसी की मैं बात कर रहा हूं जिसको कहते थे रियासतें, है ना। तो प्रोविंसीज के कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो एडवाइजरी कमेटी क्या होती है? तो एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट, बहुत सारे सदस्य थे, है ना, यानी कि 284 सदस्य थे, मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। वो एडवाइजरी कमेटी, यानी किनकी क्या राय ली जाए, है ना, उसके लेकर के एडवाइजरी कमेटी ली गई। ये सारे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हैं, सबकी राय मशविरा की जाए। तो उस राय मशविरा में भी कोई एक नेता होगा ना, तो उसके नेता को चेयरमैन बनाया गया, जिसको कहते हैं एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी के लिए फंडामेंटल राइट की जब चर्चा हो रही थी कि आखिर मूलभूत अधिकार हमें क्या मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट हमारी जनता को, यानी हम लोगों को, अपना देश आजाद हुआ, हम डेमोक्रेसी में रहेंगे तो फंडामेंटल कुछ राइट्स भी होने चाहिए ना। तो फंडामेंटल राइट, या फिर जो माइनॉरिटीज थे, यानी कि जिनकी संख्या जातीय आधार पर या धर्म के आधार पर कम थे, तो उनके राइट्स क्या होने चाहिए, या फिर ट्राइबल अफेयर्स, जो आदिवासी हैं, जो अनडेवलप हैं, तो उनके राइट्स क्या होने चाहिए। इन सब के लिए जो कमेटी बनी थी वो एडवाइजरी कमेटी, और उसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया था। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दिया गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही सब जगह घूम घूम करके सब लोगों को इकट्ठा किए थे देश बनाने के लिए। तो ये दो कमेटी, ध्यान रखिएगा कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ये दोनों मिला जुला काम था। ठीक है, अगला बात आता है, मैंने कह दिया क्या एक और कमेटी थी, रूल प्रोसीड्योर कमेटी, यानी कि रूल्स, नियम कैसे कैसे कमेटी के लिए बने, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बने, कौन कौन से नियम कैसे कैसे बनेंगे, इसका प्रोसीड्योर क्या होगा। तो इसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया, यानी राजेंद्र प्रसाद को, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका कमेटी का अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक और जिम्मेवारी दी गई थी, ये पूरा जो स्टीयरिंग कमेटी है, यानी कमेटी जो पूरा बन रहा है असेंबली का, स्टीयरिंग मतलब कुछ उलट फेर करना है, कुछ नई चीजें ऐड करना है, कहीं से कोई नई चीज डालना है, तो उसको कहते हैं स्टीयरिंग। स्टीयरिंग मतलब उलट पलट करना होता है, चलाना होता है। सब्जियों को कैसे करते हैं, चलाते हैं कढ़ाई में। तो ऐसे ही स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो स्टीयरिंग कमेटी में रखा गया कि ये काम किनको देना चाहिए, तो इनका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दो ड्यूटी दी गई थी, एक तो स्टीयरिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, और दूसरा थे रूल और प्रोसीड्योर कमेटी, यानी कौन कौन से रूल और क्या क्या तरीका होगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, उसका चेयरमैन ए थे। यानी दो काम का चेयरमैन ए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब एक लास्ट की बात आती है, अंतिम स्पेशल कमेटी एक बनाया गया था टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना।
अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो ड्राफ्ट कर रही थी, जो तैयार कर रही थी, पेज लिख रही थी, डिजाइन कर रही थी, उसके लिए भी एक एग्जामिनेशन होता था। ऐसा नहीं कि BR अम्बेडकर साहब लिख रहे हैं तो सारा पन्ना वही लिख देंगे और सब कुछ वही हो जाएगा, ऐसा नहीं था। उसके लिए भी सब लोग खड़े रहते थे, पेज को देखते थे, उसको ड्राफ्टिंग को देखते थे, उसके डिजाइन को देखते, उसमें कुछ भी एरर होता था उसको चेक करते थे। तो इसके लिए एक अध्यक्ष भी थे कमेटी के, और इनका नाम था श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को क्या बनाया, इसी का यानी कि स्पेशल कमेटी फॉर स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इस सारी चीजों की चर्चा कर लिए, यानी इतने ही कॉन्स्टिट्यूशन बने थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन के कमेटी से क्वेश्चन कंपलसरी आता है स्टूडेंट, इसको एक बार अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वीडियोज को रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है। अब अगली बात आती है, अब कहता है जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो ये सारी तो कमिटियां थी, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया, कैसे कैसे लिखा गया, उसका थोड़ा डिटेल, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको भी आप जानिए। एक साधारण सिटीजन होने के नाते इंडिया का आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम किस नियम कानून से चल रहे हैं। इसीलिए जितना भी एग्जामिनेशन होता है, पॉलिटी का जो सेक्शन होता है, उसमें ये सब चीजों की चर्चा की जाती है, ताकि आपको पता रहे कि हम किस तरह से रूल्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वॉरोड फीचर, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो एक वॉरोड फीचर की चर्चा करते हैं, यानी कुछ उधार गुण लिए गए। उधार गुण क्या था, तो उधार गुण ये था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो नया नया बन रहा था, हम तो गुलामी के में जी रहे थे, और हमारे पास किसका एक्ट चल रहा था, तो यूके का एक्ट चल रहा था, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 चल रहा था। लेकिन अब क्या था, अब हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो हम कुछ कुछ अच्छे अच्छे चीज कहीं से ढूंढ रहे थे कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, यानी जितने भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वे चाह रहे थे कि अच्छे अच्छे चीज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालें, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया कि बोरोड करना पड़ा हमें, उन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड करना पड़ा। तो आप गौर से देखिएगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरे विश्व के कॉन्स्टिट्यूशन को करता है। सारे कंटिनेंट को उठाइए, एशिया के कई कंट्री से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहां से लिया गया है, उसको अडॉप्ट किया गया है, अच्छे वाले जो गुण थे। उसी तरह से यूरोप के कई कंट्री से हमारे पास अडॉप्ट किया गया, उसी तरह से USA से किया गया है, उसी तरह से अफ्रीका से किया गया, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से किया गया। यानी हमने किसी भी कंटिनेंट को छोड़ा नहीं, पूरे विश्व के सारे कंटिनेंट से, उसके कंट्री से कुछ न कुछ अच्छे अच्छे चीज ले लिए, तभी तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि क्या क्या वॉरोड फीचर था। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो वो वॉरोड फीचर कौन थे, तो फॉलोइंग आर द फीचर अडॉप्टेड फ्रॉम द यूके। पहला फीचर कुछ चर्चा करते हैं जो यूनाइटेड किंगडम से उधार लिया हुआ था, बोरोड। अब बताइए कि यूनाइटेड किंगडम में हमने कभी चर्चा कर दी थी कि यूनाइटेड किंगडम में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो फिर वहां से कैसे कुछ लिया गया। बात यह है कि वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है कि लिखा जाता है, बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नियम कानून का गाइडलाइन होता है, और वहां पर जैसे रॉयल फैमिली चल रही है ना, तो रॉयल फैमिली में जो आता है तो लिख दिया जाता है कि इतने वर्षों तक इनके साथ, पहले ही लिख दिया जाता है कि राज परिवार कैसे जिएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ मरेगा, सारी गाथा लिखी जाती है, और कैसे उस यूनाइटेड किंगडम का शासन चलेगा। तो इस तरह से वो कोई उसमें नियम कानून या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि एक गाइडलाइन होता है। लेकिन उसमें भी कुछ प्रक्रिया है, जैसे वहां पर क्या क्या प्रक्रिया है जो वहां से बोरोड किया गया, तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां पर भी है। वहां पर भी क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का मतलब क्या समझते हैं? पार्लियामेंट शब्द अगर आपको बोला जाता है तो आपके दिमाग में कौन सी छवि बनती है? वही गोल बिल्डिंग वाली, एक लंबी लंबी गोल मीनार वाली बिल्डिंग, उसमें दो घर है, एक ऊपर का फ्लोर है
और एक नीचे का फ्लोर है। ऊपर वाले फ्लोर पर, है ना, कुछ देश के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 2 फ्लोर में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये 2 चीज में चलती है। तो इसी को कहते हैं पार्लियामेंट, जहां पर लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा वाली जो टाइम कॉन्सेप्ट लाया गया, वो कहां से लाया गया, किस तरह से हमने ऐसे चर्चा कर दिया कि हमारा लोकसभा होना चाहिए, इसके इतने सदस्य होने चाहिए, ऐसा एक राज्यसभा होना चाहिए, इसके इतने सदस्य होने चाहिए, इसकी चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए। ये कहां से हमने लिखा? ये लिखा हमने कहां से? तो यूके के में पार्लियामेंट ठीक ऐसा ही है। तो यूके के पार्लियामेंट को हमने क्या किया? यूके के पार्लियामेंट को बोरो कर लिया अपने देश के पार्लियामेंट को बनाने के लिए। तो पार्लियामेंट का सिस्टम कैसे होता है, उसका अध्यक्ष क्या हो, कौन होगा, ये सारी बातें कहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी? वो हमने यूके से बोरो किया। दूसरा, लोअर हाउस, है ना, मोर पावरफुल। मैंने बताया ना कि 2 हाउस होता है, एक ऊपर वाली बिल्डिंग पर और एक नीचे वाली बिल्डिंग में। तो लोअर हाउस नीचे वाले को कहते हैं, ऊपर अपर हाउस ऊपर वाले को कहते हैं, जहां ऊपर बिल्डिंग पर लोग बैठते हैं। तो ऊपर वाले बिल्डिंग पर डायरेक्ट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पीपल हाउस उसको बोला जाता है, यानी पीपल जिनको डायरेक्ट चुन करके भेजते हैं, एमपी जिसको बोलते हैं। तो एमपी, तो इसी तरह से लोअर हाउस हमारे यहाँ क्या है? मोर पावरफुल है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हम डायरेक्ट नहीं चुनते, बल्कि एमएलए एमपी उसको चुन के भेजते हैं, जो लोअर हाउस में बैठते हैं। तो ये जो लोअर हाउस को मोर पावरफुल माना गया, ये बात कहां से ली गई है? तो ये भी यूके के पार्लियामेंट सिस्टम से हमने अडॉप्ट किया, ठीक है। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होगा, है ना, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या होगी, प्राइम मिनिस्टर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी चर्चा की गई। ये भी कहां से किया गया? तो इसका भी चर्चा यूके से बोरो मैंने किया। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर के नीचे कैबिनेट होता है। कैबिनेट का मतलब प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने वाले बहुत सारे मिनिस्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं जो एक कैबिनेट बना करके प्रधानमंत्री के साथ डिस्कशन करके देश को चलाते हैं। ऐसा कंसेप्ट भी कहां से लिया गया? तो ऐसा कंसेप्ट भी यूके के पार्लियामेंट से लिया गया है। तो ये सारी चीजें, और उससे सिंगल सिटीजनशिप, ये भी एक बात आती है, यानी हमारा देश कैसा है? तो एक सिटीजनशिप देता है। ऐसा नहीं कि हम अगर स्टेट से, किसी स्टेट से हैं, तो वहां का सिटीजनशिप मुझे अलग है और हम दिल्ली का, मतलब भारत सरकार का अलग है, यानी हम ड्यूअल सिटीजनशिप हमें लागू नहीं होता। ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ होता? जहां फेडरल सरकार होती है। हमारी सरकार फेडरल नहीं है, यूनिटरी है, यानी एक ही, मतलब केंद्र शासित एक ही सरकार है, एक केंद्र होता है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ही कहां से लिया गया है? वो यूके से। यूके में भी सिंगल सिटीजनशिप चलता है, लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो वहां डबल सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अब इसके बाद अब है बाई कैमरल पार्लियामेंट। मैंने कहा ना कि बाई कैमरल, कैमरल का मतलब उच्च सदन, निम्न सदन जो कहते हैं, एमपी और एमएलए, यानी बाई कैमरल पार्लियामेंट। ये भी कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया कि एमपी होगा, कुछ लोकसभा के अध्यक्ष, कुछ राज्यसभा के अध्यक्ष, तो एक राज्यसभा के सदस्य, कुछ लोकसभा के सदस्य। तो ये भी कहां से लिया गया है? ये बात भी वहीं से ली गई है, यानी कि यूके से। ये सारे फीचर अडॉप्ट किए गए हैं कहां से? तो यूके से हमने लिया है। प्रोविजन फॉर स्पीकर ऑफ इन द लोकसभा। लोकसभा जो हमारा होता है, उसमें स्पीकर का प्रोविजन, कैसे, कौन स्पीकर बनेगा, कैसे बनेगा, उसका चुनाव प्रक्रिया क्या होगा, सारे प्रोविजन यूके का कॉपी किया हुआ, यूके का हमने अडॉप्ट किया है, बोरो किया है, ठीक है। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर हाउस। और लोअर हाउस के लिए जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना, काउंसिल, उनकी काउंसिल होती है, उनका एक ग्रुप होता है, उसकी बात भी कही गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो भी कहां से है? तो वो भी यूके से के कॉन्सेप्ट से आया है, ठीक है। और उसके बाद नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, है ना, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का क्या हो, कौन होगा, है ना, नॉमिनल हेड या हेड प्रेसिडेंट क्या होगा, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट का काम क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति का क्या काम क्या होगा, उसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? तो वो भी लिया गया है हमारा
वहीं से यूके से हमने बोरो किया है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, ये सारी बातें, ये कहां से बोरोड है? ये सारे बोरोड है यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट से। यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन वहां नहीं है, वहां के नियम कानून का जो बुक है, लॉ का जो बुक है, जो वहां का रेगुलेशन है, वहां से हमने बोरो किया है। यूनाइटेड किंगडम, आप याद रखिए, इंग्लैंड को कहते हैं। ठीक है, अब अगली चर्चा करते हैं। ये तो बात हो गई पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इसकी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या लिया गया है। तो और लिया गया है, देखिए यूएसए यानी अमेरिका की बात करें, है ना, यूएसए कहते हैं अमेरिका की बात करें, अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से 6-7 चीजें ली गई, 7 बातें कही गई है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। पहली बात क्या होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन होगा, है ना, रिटेन, क्योंकि अमेरिका में ही कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है ना, यूके में कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन नहीं है। यानी यहाँ के लोगों ने तय किया कि हम लिख करके कॉन्स्टिट्यूशन को रख लेंगे हमेशा और उसके अनुसार हम काम करेंगे। ठीक है, तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हमारे देश में प्रेसिडेंट तो होंगे भी, लेकिन एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, क्योंकि अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन है, तो हमारे यहां भी एक वाइस प्रेसिडेंट का, उसी प्रक्रिया से हम वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा, फंडामेंटल राइट्स, यहाँ के लोगों की कुछ फंडामेंटल राइट्स है, और ये फंडामेंटल राइट किस तरह का होगा? तो वैसा ही होगा जैसा फंडामेंटल राइट अमेरिका में लोगों को मिला हुआ है ना। तो जैसे वोट देने का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ये सब फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, उसके बाद तो ये 3 बातें हो गई। और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो हर केस की सुनवाई करेगा, है ना। तो वो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी कहां से लिया गया? तो ये भी अमेरिका से लिया गया। उसके जो नियम जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, वो वहीं के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे गुण वाले उसके नियम अडॉप्ट कर लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट, है ना, नोन एज द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को हेड बनाया जाता है। मतलब हमारे देश में जो हेड व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति है, किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट को माना गया। एक कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? ये भी कॉन्सेप्ट वहीं से यूएसए से लिया गया है ना। प्रोविजन ऑफ द स्टेट्स, स्टेट के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, ये सारे नियम जो हम केंद्र सरकार लागू करता है स्टेट पर, है ना, यूनियन टेरिटरी बनाता है या फिर कोई भी फंड देता है, कितना % फंड देना चाहिए, ये सारे नियम कानून स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, ये भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बातों से ली गई है। नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोई कानून अगर गलत है तो उसको फिर से उस पर एक नया कानून लाया जा सके, है ना, तो इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, है ना। तो जुडिशियल रिव्यू की प्रक्रिया भी अमेरिका की प्रक्रिया की तरह से ही है ना। उस कानून को पार्लियामेंट से पास करो, फिर मेजोरिटी लो, मेजोरिटी के बाद उस पर डिस्कशन करो, पार्लियामेंट नई कानून बनाएगी, फिर प्रेसिडेंट को भेजेगी, प्रेसिडेंट के अगर पास कर देती है तो वो चली जाएगी कोर्ट में और वो कानून लागू हो जाएगा। तो ये जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का भी प्रक्रिया जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? वो यूएसए से। तो एक आपको मैंने 7 बातें जो बताई, 7 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो है यूएसए से लिया गया है। यूएसए से हमने उसी के इंस्टीट्यूट को फॉलो किया है। नेक्स्ट, फ्रॉम फ्रांस। अब फ्रांस से, एक तो यूएसए, इन कंट्री को ध्यान में रखिएगा, कहां से, तो यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिका, यूएसए की बात हो गई, यानी एक कंटिनेंट आपने देख लिया नॉर्थ अमेरिका। दूसरा फ्रांस, फ्रांस यानी यूरोप में आ गए। रिपब्लिक की बात करते हैं, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना। जो हम इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की बात कही गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहां से कही गई है? इक्वलिटी की बात, यानी सब लोग बराबर है ना। और क्या है ना, उसके अलावा लिबर्टी, इक्वलिटी, लिबर्टी, स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, है ना। ये सब कहां से है? तो फ्रांस से ये सारी बातें, यानी जो भी हमें लिबर्टी में जो बात कही गई है, फ्रांस से अच्छी बातें हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट क्या होता है? तो स्टेट और सेंटर के बीच में क्या क्या चीजें होंगी उसको कहते हैं हम कनकरेंट लिस्ट। तो एक कनकरेंट लिस्ट भी बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो एक कंकरेंट लिस्ट वाली जो प्रावधान है वो कहां से है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंकरेंट लिस्ट है, वहां भी स्टेट और सेंटर का एक कंकरेंट लिस्ट है। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और एक और बात ऑस्ट्रेलिया से ली गई, सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप कैसा होगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में जो सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप है वैसा ही लगभग इंडिया में सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग है ना, ज्वाइंट सिटिंग टू द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, अब एक बात और ली गई है कि दो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, अब दोनों ज्वाइंट सीटिंग भी करता है, एक साथ भी कभी बैठता है। तो एक साथ कब बैठेगा, किस आधार पर बैठेगा, कौन से कानून के आधार पर बैठेगा, तो वो सारा कानून कहां से हमने बनाया है, वो सारा कानून हमने बनाया है ऑस्ट्रेलिया से। यानी ऑस्ट्रेलिया से हमने तीन बातें की है, एक तो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सीटिंग की बात की, दूसरा कंकरेंट लिस्ट की बात की, तीसरा स्टेट रिलेशनशिप, स्टेट और केंद्र का रिलेशनशिप कैसा होगा, ये तीनों बातें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगली बात आती है कि यूएसएसआर, जिसको रसिया आज कहते हैं, वो पूरा यूएसएसआर रिपब्लिक था, यानी कि लगभग कई कंट्री, जो 15 कंट्री अब अलग हुए हैं, उसके साथ रसिया यानी 16 कंट्री साथ में था, सब एक नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था उस समय। तो यूएसएसआर से क्या क्या ली गई है, अब यूएसएसआर से क्या ली गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हर व्यक्ति का फंडामेंटल ड्यूटीज राष्ट्र के प्रति क्या है ना, अधिकार तो है ही लेकिन आपकी कुछ ड्यूटी भी है, जैसे झंडे का तिरस्कार न करें, ये आपकी ड्यूटी है ना। इस तरह से कई फंडामेंटल, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न करें, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहां से लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात जो ली गई है वो कहां से ली गई है, वो रसिया के यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। और यूएसएसआर से क्या लिया गया है, तो ये आइडियल ऑफ जस्टिस है ना, आइडियल ऑफ जस्टिस में सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस की बात करते हैं, है ना, जिसकी चर्चा लालू यादव जी बहुत दिनों तक करते रहे। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारे बात कहां से लिया गया है, ये सारे बात भी कहां से, यूएसएसआर से लिया गया है। क्योंकि यूएसएसआर क्या था, तो एक क्या था, तो एक सोवरेन कंट्री था, ठीक है। तो इस तरह से प्रियम्बल भी, जो हमारा प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल है ना, वो भी कहां से लिया गया है, तो वो रसिया से लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की चर्चा हमने कर दी। अब जर्मनी से देख लीजिए कि जर्मनी से क्या क्या लिया गया, जर्मनी से क्या क्या लिया गया, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना, ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना। अब ये बात देख लीजिए क्या है, तो इसको क्यों जर्मनी से लिया गया, क्योंकि जर्मनी में एक समय ऐसा आया था जब फंडामेंटल राइट खत्म हो गया था लोगों का। कब, जब हिटलर पूरा एग्रेसिव हो गया था, ठीक है। तो वहां पर ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन गुजर चुकी थी, इसीलिए कि अगर हमारे यहां इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है जिसमें लोगों का फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा, तो उसकी बात चर्चा भी कर दी गई है। कहां से, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट तो देती है, लेकिन कभी कभी ये फंडामेंटल राइट आपका खत्म हो जाता है हमारे देश में। कब, जब इमरजेंसी लग जाती है। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि जब देश को ऐसा लगता है कि कोई आंतरिक कलह होने वाला है, अंदर में लोग लड़ मरने वाले हैं, या कोई बाहरी आक्रमण होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का शक्ति हटा दिया जाता है। प्रधानमंत्री की जितनी पावर होती है वो सीज कर ली जाती है और सीधा प्रेसिडेंट का पावर इंपोज होता है। और प्रेसिडेंट का पावर, प्रेसिडेंट चूंकि तीनों सेना का अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, तो प्रेसिडेंट के पास एक ही पावर होता है कि वो सारी सेनाओं से देश को कंट्रोल करे। तो इस समय क्या होता है, इमरजेंसी के दौरान सेना उतर जाती है सड़कों पर। अब सेना जब उतर जाएगी तो सेना तो ऐसे भी निरंकुश होती है, तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो ऐसे में आपका फंडामेंटल राइट की अब आप चर्चा करेंगे तो सेना आपकी बॉडी के पार्ट को तोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरह से बात होती है कि उस समय भी एक चर्चा कर दी गई है, जर्मनी में ऐसा ही हुआ था, तो जर्मनी की से ही यहाँ कॉपी किया गया फंडामेंटल राइट।
ठीक है, अगली बात करते हैं जापान से। अब देखते हैं जापान से क्या बात ली गई है। तो जापान से जो ली गई है, प्रोसीड्यूर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना, जितना भी एक कानून बनेगा एक कानून लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश होगा, ऐसी बात कहां से कही गई है? तो जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से कही गई है। अब है फ्रॉम कनाडा, कनाडा से भी कुछ बात ली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल सिस्टम एंड रेसिड्यूअरी पावर विथ स्ट्रॉन्ग इन सेंटर एंड एडवाइजरी जुडिशियरी ऑफ द सुप्रीम, ठीक है ना। फेडरल सिस्टम, फेडरल मतलब कि एक स्टेट होगा और एक केंद्र होगा, और उसका सिस्टम कैसा होगा वो सारी चीजें की बात की गई है ना। रेसिड्यूअरी पावर होगा, यानी कि स्टेट का क्या पावर होगा, है ना, स्टेट कौन कौन सा पावर रखेगा, ये सब की चर्चा की गई है ना, क्या क्या पावर होने चाहिए, जुरिडिक्शन क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट किसका होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए, ये सब की बात कहां से? कनाडा से ली गई। जो आप हमारी जुडिशियरी सिस्टम देखते हैं या फिर हमारा स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन देखते हैं, उसमें जो अधिकार क्षेत्र जो होता है, इस सब की चर्चा कहां से हमने करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक कनाडा में ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है उसी में से हमने ठीक ठीक वाले सिस्टम ले लिए, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका से भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें ऐड की गई है। वो क्या है? प्रोसीड्यूर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, है ना। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है? जैसे कि राज्यसभा का तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है, उसमें क्या होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसको वोट देते हैं उनके मेंबर को, है ना। तो जितने भी मेंबर होते हैं, हम जिनको एमपी एमएलए भेजते हैं, वो सारे वोट करके वो राज्यसभा में एमपी बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से की बात कहां से ली गई है? ये साउथ अफ्रीका से, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होगा। अगर कोई कानून ठीक नहीं है, कोई लॉ ठीक नहीं है, तो उसका अमेंडमेंट भी होगा। ये सब बात कहां से की गई है? तो साउथ अफ्रीका से बात कही गई। समझ में आ रहा है? अब आगे बात करते हैं। फ्रॉम आयरलैंड। अब आयरलैंड एक जगह है, आयरलैंड कहाँ है? यूरोप में चले जाइए, सबसे टॉप में देखिए नक्शा पर आयरलैंड आपको मिलेगा। आयरलैंड से क्या ली गई है? कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना, ऑफ स्टेट पर। स्टेट डायरेक्ट कैसे करेगा, स्टेट और सेंटर का डायरेक्शन क्या क्या होगा। ओरिजिनली बोरोड फ्रॉम स्पेन, ये स्पेन से लिया गया है बेसिकली। उसने भी जो आयरलैंड था वो स्पेन से था। मोड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, और इसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, मेंबर ऑफ राज्यसभा कैसे इलेक्ट होंगे, कैसे उनका मेंबरशिप मिलेगा, इस सब की बात कहां से हमने ली है? तो आयरलैंड। और आयरलैंड ने वाले में नहीं कहां से कॉपी किया? स्पेन से कॉपी किया, ठीक है। तो बात समझ में आई यहां तक कि मैंने क्या क्या कहा? मैंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें जो हम तत्काल इतनी बड़ी कोई विद्वान नहीं था, कोई ऐसा विद्वान था भी कि लिख सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि एक दिन में आप सारी जनता की सारी इच्छाओं को पूरा कर दें, सारा सिस्टम चला लें, ऐसा नहीं हो सकता था। तो इसीलिए क्या किया गया कि जहां जहां एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रही थी उसमें जो जो अच्छे अच्छे सिस्टम थे उस सब को कर लिया, क्या कॉपी कर लिया। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन का BR अम्बेडकर साहब बैठे पेन लेकर के और सारी बुक लिख दी, ऐसा नहीं था। वो सब था, उसको BR अम्बेडकर साहब का सिर्फ इतना काम था कि भैया आप बैठ करके लिखो, ठीक है, और उनको हेल्प करने वाले सारे लोग थे, ठीक है। तो रियलिटी से दूर मत जाइए, चिल्लाइए, कई लोग चिल्लाते रहते हैं उल्टे, मतलब कि ऐसी बातें। कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने लिखा नहीं, सब मिल करके एक बनाया और बहुत बेहतरीन बना, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट अगली चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या गुण है इसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खासियत क्या क्या है, ठीक है। खासियत क्या है, अब हम खासियत की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं द लाइटेस्ट GST, हाँ, द लेंथीएस्ट है, द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। लेंथीएस्ट मतलब सबसे लंबा है, लंबा लिखा हुआ, इतना लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे दुनिया में किसी भी देश में नहीं है।
यानी कि लेंदीएस्ट है, सबसे लेंदी है, सबसे बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है ना। कितनी सेक्शन है, कितने भाग है, कितने आर्टिकल्स है, पूरा मोटा सा बुक है, ठीक है, समझे। अब इसके बाद आती है और इसमें एक खासियत है कि सबसे लंबा हो गया, क्योंकि हमने सब जगह से पूरे विश्व से सारे चीजों को लिख लिया, तो स्वाभाविक है कि जब बहुत जगह चीज कॉपी करेंगे, है ना, उतारेंगे, तो उसको एक लंबा सा चौड़ा बन जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेंदीएस्ट है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, फ्रेंचाइजी का मतलब होता है आपको कुछ पावर दे दिया जाता है, तो उसको फ्रेंचाइजी कहते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन आप फ्रेंचाइजी में लेते हैं तो आपको कुछ पावर देता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपके कुछ अधिकार, आपको कुछ मत, अपने मन का अधिकार चलाने का पावर है, तो उसको कहते हैं फ्रेंचाइजी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, तो हर एडल्ट जो 18 साल से ऊपर है उसको फ्रेंचाइजी क्या दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, कि वो अपना नेता खुद चुने, वोट करे, है ना, खुद अपना निर्माण करे, अपना ग्रुप बनाए, ये सब मतलब फ्रेंचाइजी ये जो दिया गया है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बहुत अच्छा चीज दिया गया। हर 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ठीक है, यूनिवर्सल। और इसमें किसी पर भेदभाव नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट का है या पर्टिकुलर समुदाय का है ना, अनडेवलप है या डेवलप है, तो उस आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, तो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब सब पर लागू होता है। उसके बाद ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसका दो गुण और भी है। रिजिड है, कई मामलों में तो बहुत रिजिड है, रिजिड करने मतलब नहीं भैया हम इसमें को तो चेंज नहीं करेंगे, बहुत फिक्स है हमारे लिए। और कहीं पर क्या है कि फ्लेक्सिबल है ना, इसमें अमेंडमेंट हो जाता है ना। जैसे प्रियम्बल की बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं चेंज करेंगे, हम सोशलिस्ट की बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन आगे क्या होती है कि अमेंडमेंट होती है। अब तक लगभग 112 से 13-14 हो गए हैं अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारा फ्लेक्सिबल भी है। तो ये दोनों चीज़ों की बात आती है, ये भी एक अच्छा गुण है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने 3 गुण अब तक क्या किया कि ये लेंदीएस्ट है, सबसे बड़ा, दूसरा एडल्ट फ्रेंचाइजी यूनिवर्सल है, तीसरा हमारा जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें जो दिखती है वो है, ठीक है। तीसरा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, यानी हमारा गवर्नमेंट कैसे होगा, तो पार्लियामेंट के मेंबर से बनेंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट लोअर सभा है ना, कई पार्लियामेंट होगी, स्टेट में पार्लियामेंट होगी, केंद्र में पार्लियामेंट होगी, है ना, सब मिलकर के डिस्कशन करेंगे, मुद्दा होगा, डिस्कशन होगा। ये पार्लियामेंट का सिस्टम जो है ये भी इसका बहुत अच्छा गुण है, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस जुडिशियरी। अब जुडिशियरी को अलग कर दिया गया है सब मामले से, है ना, जुडिशियरी इंडिपेंडेंस है, उसके पर किसी का अधिकार नहीं चलेगा, न्याय करने वाला सिर्फ न्याय करेगा, ठीक है। तो हमारा जुडिशियरी फ्री है, उस पर कोई दबाव नहीं हो, सिर्फ अपना न्याय करे, इसलिए जुडिशियरी इंडिया में अच्छा काम करती है, ठीक है। उसके बाद फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम है ना, यूनिटरी फीचर का है हमारा जो फेडरल सिस्टम है। फेडरल में 2 फीचर होता है, यूनिटरी और फेडरल है ना। तो फेडरल सिस्टम, तो फेडरल का मतलब होता है, अब अमेरिका की बात कर लें तो वहां पर फेडरल जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा मामला अलग है। वहां पर क्या है कि फेडरल सिस्टम में कई स्टेट है, जैसे 52 स्टेट्स हैं अमेरिका में। अमेरिका में, यूएसए में, यूएसए इसी के लिए कहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सारे स्टेट मिलकर के एक स्टेट बनाया है अमेरिका में। तो वो कितने हैं, तो 52 स्टेट्स है। तो 52 स्टेट्स में सब स्टेट्स अपने एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह है, लेकिन सब ने अपनी राय मशविरा दे करके एक यूएसए बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया। तो उसमें फेडरल सिस्टम उसको कहते हैं, विथ यूनिटरी फीचर। फेडरल स्टेट हमारा भी है, हमारे भी 28-30 स्टेट हैं, लेकिन उसमें यूनिटरी फीचर हमारा एक खास है कि सब चलेगा किससे, तो केंद्र की राय से चलेगा। ऐसा नहीं कि सब स्वतंत्र है, अपने मन की करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक खासियत है ना। अगला सेकुलर स्टेट है हमारा। स्टेट किसी धर्म जाति को लेकर के रिजिड नहीं है, हमारा सेकुलर है, किसी धर्म के मामले पर हम कोई पक्षपात नहीं कर सकते, हमारा संविधान उसको अलाउड नहीं करता, ठीक है। तो सेकुलर स्टेट है, ठीक है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, यही मैंने बताया कि ये भी हमारे यहाँ स्टेट अलग सिटीजनशिप आपको देंगे और सेंटर अलग सिटीजनशिप देगा, ऐसा नहीं, हमारा एक आधार कार्ड बनता है पूरे भारत का, ठीक है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट
सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान भी दो नहीं है, स्टेट के लिए अलग, हम जिस स्टेट से आते हैं वहां का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं है, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, ये भी अच्छा गुण है। डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन किया गया है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन, क्या क्या पावर सेंटर को दिया जाएगा, क्या क्या पावर स्टेट को दिया जाएगा, ये सारा डिवीजन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन। अगर इमरजेंसी लग जाती है, कोई आंतरिक कलह हो जाता है, कुछ ऐसा उत्पात होने वाला होता है या फिर कोई आक्रमण होने वाला होता है, तो ऐसे में इमरजेंसी यानी कि सीधा प्रेसिडेंट अपने हाथ में शासन ले लेते हैं, और उस समय क्या होता है, इमरजेंसी लगने पर सेना एक्टिव हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा सोच है हमारे भारत का। ठीक है, क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ तो आखिर कौन लड़ेगा, सैनिक ही लड़ेगा ना। सिंगल जुडिशियरी, एक ही जुडिशियरी है, जुडिशियरी चार नहीं है, स्टेट का अलग जुडिशियरी, केंद्र का अलग जुडिशियरी, सबको एक ही जुडिशियरी से न्याय मिलेगा। ठीक है, आगे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, है ना, पार्लियामेंट को ये पावर है कि अमेंड करे, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए, ये भी एक अच्छा है, नहीं तो रिजिड होता तो बहुत मुश्किल हो जाता, है ना, क्योंकि सिचुएशन बदलता है, स्थिति बदलती है और परिस्थितियां बदल जाती है, तो ऐसे में कानून भी बदलने चाहिए। तो ऐसे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का सिस्टम दिया हुआ है। उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक सीएजी और इलेक्शन कमीशन, सीएजी और इलेक्शन कमीशन अलग है, वो कि सरकार के अधीन नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाती है ना, वो सरकार गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। सीएजी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो अकाउंट करती है, वो अकाउंटिंग जनरल, वो भी अलग है, पैसे की लेन देन वाली मामला सारा अलग है। यानी ये सारे गुण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बहुत खास बनाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट अगली बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल। अब हम बात करते हैं यूनिटरी और फेडरल के बीच में अंतर। ठीक है, यूनिटरी क्या होता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैंने चर्चा कर दिया कि अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं, तो यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड कहा गया क्योंकि सारे स्टेट यूनाइटेड हैं, इसमें 52 स्टेट हैं जो यूनाइटेड है ना, तो 52 यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 52 स्टेट्स हैं, तो है ना, तो वहां पर क्या है, तो ये स्टेट सारे फेडरल हैं। क्या है, फेडरल है। फेडरल, फेडरल का मतलब होता है ये सारे स्टेट अपने खुद के पावर रखते हैं और ये सब मिल करके कुछ कुछ राइट्स दे करके एक सेंटर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है, तो इसको कहते हैं फेडरल स्टेट्स। तो अमेरिका में ऐसा तो है, लेकिन हमारे इंडिया में फेडरल स्टेट नहीं है। हमारे यहाँ फेडरल स्टेट सिर्फ दिखने में लगता है, लेकिन कोई भी स्टेट को ये राइट नहीं कि वो पावर दे सेंटर को कि मैं आपको इतना पावर देता हूं, मुझे ऐसे हैंडल कीजिए, है ना। यहाँ पर केंद्र पावरफुल है, सेंटर पावरफुल है, भारत देश पावरफुल है और उसके अंदर स्टेट्स को चलना पड़ता है। इसी को कहते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बना है यूनिटरी है, केंद्र को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ना कि स्टेट्स और केंद्र को अलग अलग करके। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप की बात हम करते हैं, है ना। हम अपने पूरे देश की जनता जो है अलग अलग स्टेट में रहती है, उसको दो सिटीजनशिप नहीं दिया हुआ है कि वो पर्टिकुलर स्टेट से है तो उस स्टेट्स में एक सिटीजनशिप उसको मिलेगा, फिर केंद्र का एक सिटीजनशिप मिलेगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। है क्या कि एक ही सिटीजनशिप सबको लेना है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सब पर जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा पूरे भारतवासियों पर, चाहे बिहार में रहे चाहे बंगाल में रहे, उस सब पर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ यूनियन ओवरराइड ऑन द स्टेट मैटर। हाँ, अब एक और अच्छा बात इसमें क्या है, इसमें जब यूनिटरी स्टेट की बात करते हैं तो हमारे यूनियन यानी हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है यानी केंद्र सरकार, उसको पावर है कि वो ओवरराइड करे, मतलब मैटर को देखे, जो स्टेट्स का भी मैटर है उसमें भी इंटरवेन करे। ठीक है, तो चेंज इन द नेम ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड द पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट, है ना। इसका एक और अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज को बदल सकते हैं। इसीलिए तो कभी बिहार बट के दो जगह बन गया, उत्तराखंड और झारखंड, है ना। तो ऐसे क्या होता है कि हम किसी भी अंतर में, देश के अंदर में
कितने इधर उधर हिस्से बना सकते हैं, लेकिन देश के बाहर नहीं कर सकते, देश को नहीं बांट सकते। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या है, चेंज ऑफ द नेम, नेम भी बदल सकते हैं, नाम भी बदल जाता है, शहर का नाम बदल जाता है, राज्य का नाम बदल जाता है, तो नेम चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री बदल सकते हैं स्टेट बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बैठ करके हम ऐसे बदलाव ला सकते हैं। ये भी एक हमारा क्या है ना, यूनिटरी स्टेट का फीचर होता है। तो हमारा यूनिटरी स्टेट है और इसमें यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर है कि ये सारे काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है हमें। ठीक है, इंटीग्रेटेड जस्टिस, इंटीग्रेटेड जस्टिस कहने का मतलब ये हुआ कि जो जस्टिस दिया जाता है वो जस्टिस अलग अलग डिवाइडेड नहीं है, एक साथ है। अलग अलग डिवाइडेड कहने का मतलब कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी और स्टेट से है तो उसके लिए जस्टिस अलग वहां के अनुसार होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हमारा इंटीग्रेटेड है, सबको मिला जुला के भारतीय कानून जो एक मान्यता बनाती है उसके अनुसार से जजमेंट होता है। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है ना, एक ही जुडिशियरी है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन यही अलाउ करता है हमारा कि हमारा एक जुडिशियरी होना चाहिए। ठीक है, नो यूनिट हैव द राइट टू सेपरेट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अलग होने का अधिकार किसी भी स्टेट को नहीं है ना। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं चाह सकता कि मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रहूंगा, मेरे ऊपर सेंटर का कोई पावर इंपोज नहीं होगा। ऐसा करने पर हमेशा क्या कर दिया जाता है, उसको दबाया जाता है। ऐसा ही पंजाब में हुआ था भिंडरावाला के केस में, वो भी एक अलग स्टेट्स की मांग कर रहा था। ठीक है, तो यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा अलाउ बिल्कुल ही नहीं करता। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये सब यूनिटरी स्टेट्स की फीचर्स होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स, नो सेंटर फॉर द इकोनॉमिक असिस्टेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ऑन द सेंटर, सेंटर स्टेट डिपेंडेंट किस पर है, सेंटर पर है ना। और क्या है, फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड ग्रांट, जो भी इकोनॉमिक असिस्टेंस या ग्रांट मिलता है स्टेट को, ग्रांट मतलब कोई जो सुविधा मिलती है, जैसे सड़क बनाने के लिए फंड जो आता है उसको ग्रांट्स कहते हैं। तो ग्रांट्स जो मिलता है स्टेट को मिलता है, वो कहां से मिलता है, सेंटर से मिलता है। एंड डिपेंडेंट है स्टेट कहां, सेंटर के ऊपर। ठीक है, केंद्र के ऊपर। उसके बाद ब्रिटेन हैज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन में भी ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का ये सारा गुण मैंने बता रहा था कि जब भी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो इस तरह का गुण व्यवहार उसमें होगा। अगली चर्चा करते हैं।